मैरिज हॉल से ठाकुर हवेली 2 घंटे की दूरी पर थी। बलराज ठाकुर, सीमा ठाकुर और मालती जी तीनों एक गाड़ी में आगे आगे जा रहे थे। वही धृति और अक्षराज अलग गाड़ी में। अक्षराज अपने बगल में बैठी हुई धृति को देखता है, जिसका चेहरा अभी भी घूंघट में छुपा हुआ था। उसकी नज़र धृति के हाथों पर लगी मेहंदी पर जाती है, जिसका रंग निखर कर बाहर आया था। ये देख अक्षराज के होठों के कोने अपने आप मुड़ गए। वही धृति अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ठाकुर खानदान के बारे में उसने जितना सुना था वो काफ़ी था उसके मन में डर पैदा करने के लिए। ऊपर से अब उसकी शादी चिराग ठाकुर से न होकर अक्षराज ठाकुर से हो गई थी, जिसका 1% गुस्सा भी काफ़ी था उसकी जान लेने के लिए। ये सब सोचते हुए धृति को बेगूसराय की गर्मी में भी पसीने आ रहे थे। ऊपर से घूंघट में छुपे होने के कारण उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज आई, एसी ऑन करने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा तुमको। धृति ने जैसे ही अपने इतने पास से इस आवाज को सुना, उसके दिल की धड़कन अपने आप ही तेज हो गई। वही ड्राइवर जो कार चला रहा था, अक्षराज की आवाज सुनते ही डर से कांप गया। उसने जल्दी से ऐक ऑन की और बोला, माफ कीजिए बड़े ठाकुर। ऐक की ठंडी हवा ने जैसे ही धृति के चेहरे को हिट किया, उसकी आंखें आपने ही बंद हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी खोल दी और आराम से बैठ गई। उसका मन तो रोने का कर रहा था, लेकिन अब ये शादी हो चुकी थी, रोने से ये बात बदलने वाली नहीं थी। और क्या पता उसका रोना सुन अक्षराज को गुस्सा आ जाए। नहीं, वो अक्षराज को गुस्सा दिलाने की सोच भी नहीं सकती। धृति ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को लगाम लगाया, जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है। अभी वो कुछ और सोचती कि उसके सामने का गेट खुला और एक हाथ सामने आया। धृति की नज़र जैसे ही उस हाथ पर गई, उसने देखा कि यह किसी और का नहीं बल्कि अक्षराज का हाथ है। उसने एक कलावा के साथ एक ब्रांडेड घड़ी पहनी थी, जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। अक्षराज, जिसने अपने हाथ पिछले आधे मिनट से धृति के सामने रखा था, उसे यूं ख्यालों में डूबा देख उसने धीरे से कहा, हम लोग हवेली पहुंच चुके हैं, अंदर चलो। उसके ये कहते ही धृति ने जल्दी से अपने हाथ को अक्षराज के हाथों पर रख दिया। उसे डर लग रहा था कहीं उसने अक्षराज को गुस्सा तो नहीं दिलाया। जैसे ही अक्षराज ने अपने हाथों में धृति के कोमल और छोटे हाथों को महसूस किया, उसकी सांसें अपने आप बढ़ने लगी। उसकी नज़र धृति के घूंघट पर टिक गई, मानो वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है ये लड़की जिसके बस छूने भर से उसका ये हाल है। अक्षराज ठाकुर ने आज तक एक भी लड़की को अपने आसपास भटकने नहीं दिया। जिसने ये सोचा ही लिया था कि वो अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा, उसे आज एक टच से इतना अपना सा क्यों लग रहा है। शायद ये लड़की अब उसकी बीवी है, उसका इकलौता परिवार जिसे वह अपना कह सकता है। अभी धृति अपने भारी लहंगे को संभाल कार से निकाल पाती कि उसे अक्षराज ने उसे एक झटके से खींच लिया और अगले ही पल धृति अक्षराज के बाहों में थी। अक्ष के हाथ उसकी कमर पर थे और धृति ने उसके बाइसेप्स को जोर से पकड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगर उनके बीच घूंघट नहीं होता तो वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब चुके होते। जैसे ही दोनों ने ये एहसास किया कि दोनों कितने पास है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अगले ही पल दोनों ने एक साथ कहा, माफ कीजिए, अक्षराज ने कहा। सॉरी, धृति ने कहा। एक दूसरे की इस हरकत पर दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, जो दोनों ही महसूस कर सकते थे। ठाकुर हवेली के बड़े गेट पर अक्षराज और धृति खड़े थे। सीमा जी दोनों की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद उन्होंने धृति से कहा, कलश को गिराकर अंदर आओ बहू। धृति ने वैसा ही किया और अंदर आ गई। उसके बाद उसने अपने पैर आलता में रखे और अपने छाप छोड़ते हुए ठाकुर हवेली के अंदर आ गई। अब तक काफी रात हो चुकी थी, सब लोग थक चुके थे। सीमा जी ने आगे की रस्में कल करने का फैसला लिया और धृति को साथ लेते हुए अक्षराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दोनों सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गए कि तभी सीमा जी ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, धृति बेटा, हम जानते हैं कि यह शादी किन हालातों में हुई है। हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब तुम्हें भी समझना पड़ेगा। अब ये शादी हो चुकी है और तुमको इसको निभाना पड़ेगा। चिराग की तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। गलती हमारी है, हम ये जानते हैं, लेकिन मेरा अक्ष भी अच्छा इंसान है, थोड़ा गुस्से वाला है पर अंदर से बिल्कुल नर्म है, वो तुम्हें समझेगा। ये कहते हुए सीमा जी चुप हो गई। उन्होंने इतना कह तो दिया था, लेकिन सारी बात नहीं बताई थी और ना ही वो बताना चाहती थी। धृति ने अपनी आंसू पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज़ माफ़ी मांगिए। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, हम इस शादी को अपना 100% देंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
धृति का फैसला सुन सीमा जी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। उन्होंने धृति के सर पर हाथ रखा और कहा, ठाकुर खानदान में तुम्हारा स्वागत है धृति, और आंटी नहीं माँ बोलो हमको अब। कुछ ही पालों में सीमा जी धृति को लेकर एक गेट के पास खड़ी थी। उनकी आंखों में हजारों इमोशंस से, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, ये है अक्षराज का कमरा, तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, हम उसे बेचते हैं। ये कह सीमा जी वहां से चली गई। धृति ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसने अपने घूंघट को थोड़ा सा उठाया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इस कमरे को वो देखे। उसने सीमा जी को बोल तो दिया था, लेकिन क्या वो सच में ये कर पाएगी? गुना गुना गुना। ठाकुर हवेली के पीछे वाले ग्राउंड में अक्षराज एक आदमी के सामने खड़ा था। वो आदमी डरते हुए बोला, बड़े ठाकुर, हमने छोटे ठाकुर का पता लगा लिया है, वो वापस से दिल्ली चले गए हैं। अक्षराज ने ये सुन अपना सर हिलाया और कहा, और उसने क्या बोला? यही कि वो अब बेगूसराय नहीं आएंगे, और अगर उनको किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। वो आदमी आगे कहता है, ठीक है तुम जाओ और उसके ऊपर नजर रखो, कोई भी बात होगी सबसे पहले हमको बोलना, और खबरदार जो इस बारे में हवेली में किसी को भी पता चला। अक्षराज ने उस आदमी को डराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अक्षराज हवेली के अंदर आ चुका था। उसने हॉल में देखा तो सब सोने जा चुके थे, सिर्फ सोफे पर मालती जी बैठी हुई थी। दादी आप सोई क्यों नहीं? अक्षराज ने मालती जी के सामने आते हुए कहा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमको तुमसे बात करनी थी। मालती जी ने अक्षराज को देखते हुए कहा। अक्षराज ने अपनी नज़र सेकंड फ्लोर पर डाली और फिर कहा, बोलिए। देखो हम बात घुमाएंगे नहीं, हम बस यही कहेंगे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब धृति तुम्हारी बीवी है, समझे? वो तुम्हारी ही रहेगी, तो अपना घर बसाओ और हमको अपने बच्चों के साथ खेलने का मौका दो। मालती जी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। दादी, अक्षराज अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हाँ शादी किसी भी सिचुएशन में हुई हो, लेकिन अब वो उस शादी को एक चांस देना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो इसके बारे में धृति से बात करना चाहता था। वो बिना धृति से बात किए बिना किसी भी फैसले पर नहीं आएगा। उसके बाद धृति का जो भी फैसला होगा वो उसे मंजूर होगा। अक्षराज को अपने ख्यालों में खोया देख मालती जी ने कहा, अब अपने सपनों से बाहर निकलो और कमरे में जाओ, बहुरिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए मालती जी अपने कमरे की तरफ चली गई। वही उनकी आखिरी लाइन सुन अक्षराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, जो उसने खुद नोटिस नहीं की। धृति ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, जिसका रंग बहुत अच्छा खिला था। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना ज्यादा खिलता है उसे उतना ही प्यार उसके पति से मिलता है। क्या ये सच है? क्या आप हमको? ये कहते हुए धृति चुप हो गई, क्योंकि उसे अपने हथेली पर लिखे चिराग का नाम दिख चुका था। चिराग ठाकुर, जो अपनी ही शादी को छोड़कर चला गया। धृति ने खुद को समझाते हुआ कहा, इट्स ओके धृति, अब पुरानी बातें सोचकर कोई फायदा नहीं, तुमने इस शादी को मौका देने का सोचा है, इसलिए अब तुम्हें इस शादी पर फोकस करना चाहिए। अभी वो खुद से बात ही कर रही थी कि कमरे का गेट धीरे से खुला और धृति की नज़र उस तरफ चली गई। उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि कौन आया है। उसका पति, ठाकुर खानदान की शान, अक्षराज ठाकुर। ये सोचते ही धृति की घबराहट एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अक्षराज, जो अभी कमरे के गेट पर खड़ा था, उसने पीछे मुड़कर कमरे का गेट लॉक कर दिया और वापस धृति की तरफ मुड़ गया। अक्षराज की नज़र बिस्तर पर बैठी हुई धृति पर गई, जिसके साथ आज उसकी शादी हुई थी। धृति का चेहरा घूंघट के नीचे छुपा था, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। अक्ष के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने एक नज़र कमरे को देखा जो उनकी सुहागरात के लिए सजा हुआ था। ये देख उसने एक गहरी सांस ली और धृति से कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ, हम यहाँ सोफे पर सो जाएंगे। और ये कहते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम चला गया। वह उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था और वह ये भी जान रहा था कि यह किस लिए है। वह धृति के साथ फोर्स यूज नहीं करना चाहता था और ना ही उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। वही धृति जो अब तक अपनी सांस रोके बैठी है, इस डर से कि अक्षराज कहीं उसके साथ जबरदस्ती ना करे, उसकी ये बात सुन वो 2 पल के लिए ठिठक जाती है और उसके मन में पीहू की कही गई बातें घूमने लगती है। बड़े ठाकुर को बस बदनाम गलियों की लड़की ही खुश कर सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी और उनकी ताकत को बस वही सब सह सकती है, कोई आम लड़की नहीं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं वो अपनी बीवी के साथ। ये सोचते हुए धृति ने एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उसकी भूरी आंखें आंसुओं से भर गईं।
उसने अपना घूंघट उठाया और बिस्तर से खड़ी हो गई। अक्षराज का किसी और के साथ होना वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। वो अभी अक्षराज को अच्छे से जानती भी नहीं, लेकिन उसका दिल ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने खुद से कहा, क्या सच में बड़े ठाकुर उन बदनाम गलियों में जाते हैं या फिर ये बस अफवाहें हैं? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उन्होंने सोफे पर सोने को बोला? धृति अपने ख्यालों से एक बार फिर से वापस आई जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खुलते हुए देखा। अक्षराज सिंपल कॉटन सफ़ेद कुर्ते में कमाल लग रहा था। उसकी वेल बिल्ट मसल्ड बॉडी साफ साफ देखी जा सकती थी। धृति की नज़र जैसे ही उसके ऊपर गई वो 2 पल के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। उसकी नज़र उसके ऊपर से हट ही नहीं रह रही थी। अक्ष भी धृति की तपिश खुद के ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने जैसे ही अपनी नज़र धृति को देखने के लिए उठाई, दोनों की नज़र एक दूसरे से मिल गई। अक्षराज धृति की ब्राउन आइज को एकटक देखे जा रहा था। 2 पल के लिए वो सच में भूल गया कि वो धृति को कितनी इंटेंसिटी के साथ देखे जा रहा था। उसका वो छोटा सा गोल चेहरा जो कि बेहद सुंदर लग रहा था। उसकी खूबसूरत भूरी आंखें, गोल गोल गाल, चेरी रेड लिप्स जिसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा तिल था जो कि उसके चांद से चेहरे पर सितारों का काम कर रहा था। रेड और गोल्डन कलर के लहंगे में वो बिल्कुल किसी परी के जैसी लग रही थी। अक्षराज की नज़र ही नहीं हट रही थी। उसने पहली बार किसी लड़की को इतनी बार नोटिस किया था, और वो भी उसकी खुद की बीवी को। वही धृति ने जैसे ही यह महसूस किया, उसने अपनी आंखें जल्दी से नीची कर ली और अक्ष भी अपनी आंखें नीची करते हुए सोफे की तरफ बढ़ गया। सोफे पर बैठते हुए उसने धीरे से कहा, तुम वॉशरूम में चेंज कर सकती हो, और अगर तुमको दिक्कत है तो हम कमरे से निकल जाते हैं। तुम यहाँ कमरे में ही चेंज कर लो, फिर हमको बुला लेना। अक्ष की बात सुन धृति की आंख शौक से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं, हम वॉशरूम में कर लेंगे। और ये कहते हुए उसने साइड रखे अपनी ट्रॉली बैग से एक सिंपल सी येलो साड़ी निकाली और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन इस बीच उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में अक्षराज ठाकुर वैसा है जैसा उसके बारे में लोग कहते हैं, या फिर कुछ राज है जो सबसे छुपे है? वही अक्षराज जो सोफे पर बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके बंद आंखों के सामने धृति का चेहरा आ गया। यह महसूस करते ही उसके होठों के कोने अपने आप ही मुड़ गए। उसने अपनी आंखें झट से खोली और खुद से कहा, हमको आज ही ये बात क्लियर करनी होगी तुमसे। क्या तुम इस शादी को चांस देना चाहती हो या फिर नहीं? गुना। करीब 10 मिनट बाद धृति धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसकी नज़र सीधे सोफे पर सो रहे अक्षराज के ऊपर जाती है। क्या ये सो गए? धृति ने धीरे से बुदबुदाया और फिर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। कमरे की लाइट पहले से ही डिम की हुई थी, लेकिन टेबल लैंप जल रही थी जिससे हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो अभी अपनी आंखें बंद ही कर पाती कि उसे अक्षराज की आवाज़ आए, और उसकी बंद हो रही आंखें एक बार फिर से खुल गई। क्या तुम सो गई? जी नहीं, धृति ने जल्दी से कहा। वो हमको तुमसे कुछ पूछना था, अक्षराज ने अपनी पोजीशन बिना बदले कहा। ये सुन धृति एक पल के लिए सोचने लगी, कहीं ये हमको सुहागरात मनाने के लिए तो नहीं पूछ रहे? अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि अक्षराज ने इस बार थोड़े जोर से कहा। धृति, हाँ जी बोलिए, धृति ने जल्दी से कहा, कहीं अक्षराज गुस्सा ना हो जाए। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति की तरफ से कोई जवाब नहीं पाया, उसे लगा कि वो सो गई, इसलिए उसने अपनी आवाज़ थोड़ी हाई करते हुए उसे बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ धृति की धड़कनें काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अक्षराज ने उसके नाम को इस तरह कहा था कि वो सुनते ही धृति के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो हम पूछ रहे थे कि तुमको ये शादी निभानी है या? ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया। वो आगे की बातें बोल भी नहीं पा रहा था। उसके लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि किसी का एक डिसीजन उसके लिए इतना मायने रख रहा था। तुमको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कल ही सबसे बात कर लेंगे, कोई भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा, अक्षराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। वही धृति ने जैसे ही उसके सवाल को सुना, वो एक पल के लिए चुप हो गई। आखिर अक्षराज ने यह उसके लिए आसान कर दिया था, उसे भी तो अक्षराज से इसी बारे में बात करना था। लेकिन जैसे ही उसने अक्षराज की आगे की लाइन सुनी तो उसका दिल धक्का से रह गया। हाँ, वो एक मॉडर्न लड़की थी। उसने हमेशा इस सब चीज़ों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को आंका था, लेकिन वो शादी जैसे पवित्र बंधन को अच्छे से जानती थी और मानती भी थी। उसे अपनी मम्मी की बात भी याद थी, साथ ही उसने सीमा जी को भी वादा किया था। वह ऐसे कैसे पीछे हट सकती थी सब चीज़ों से? धृति की तरफ से कोई जवाब न आता देख
अक्षराज के दिल में एक अजीब का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया और आगे कहना शुरू किया, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आगे की जिंदगी तुम बिना किसी डर के बिता। हमको ये शादी निभानी है। धृति की मध्यम आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अक्षराज जो अपनी बातें अभी कह रहा था, ये सुनते ही वो अपनी जगह रुक गया और अगले ही पल अपना सिर घुमाकर सोई हुई धृति को देखा, जो अभी भी अपनी उसी पोजीशन में थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनते ही अक्षराज के होठों के कोने एक बार फिर से मुड़ गए थे। हाँ, वो मुस्कुरा रहा था। शायद ही उसने अपनी जिंदगी में एक दिन में इतनी बार मुस्कुराया होगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए धृति से कहा, तुमको हमसे डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपना फैसला बिना किसी डर के। अभी वो फिर से अपनी बातें पूरी कर पता की। धृति ने फिर से कहा, नहीं, हम सच में इस शादी को निभाना चाहते हैं। और इस बार अक्षराज एक बार फिर से चुप हो गया। धृति ने आज उसे बोलते बोलते 2 बार रोक दिया था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो आज वो कहा होता, ये सिर्फ अक्षराज ठाकुर ही जनता है, लेकिन ये उसकी बीवी थी जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ अक्षराज था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा और न ही धृति ने। दोनों ही रात के सन्नाटे को महसूस कर सकते थे और कुछ पल ऐसे ही चुप रहने के बाद दोनों ही गहरी नींद में डूब गए। जहां धृति को आज किसी के साथ होने की खुशी थी, वहीं अक्षराज को आज इस कमरे में अकेले होने का डर नहीं था। गन चलने की तेज आवाज से पूरी ठाकुर हवेली गूंज रही थी और इसी के साथ धृति जो कमरे में अभी तक सो रही थी, बंदूक की आवाज इतनी तेज और पास से सुनते ही वो बिस्तर से गिर गई। आह! धृति ने अपनी कमर सहलाते हुए इधर उधर देखा और कहा, ये लोगों की सुबह ऐसी होती है क्या? ये कहते हुए वो दोबारा बिस्तर पर बैठी और कमरे में अपनी नज़र घुमाई। रात में घूंघट में होने के कारण उसने अच्छे से नहीं देखा था और फिर अक्षराज के आने के बाद तो लाइट ही डिम हो गई थी। लेकिन अब जब वो कमरे को देख रही थी, वो समझ सकती थी कि अक्षराज को सिंपल चीजें पसंद है। कमरे का कलर ब्लैक और ग्रे था, जो कि धृति को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कभी भी ऐसे कलर के रूम्स नहीं देखे थे। यही सोचते हुए उसकी नज़र सामने लगे सोफे पर गई, जहां कल रात अक्षराज सोया था। सोफे को देख कोई भी कह सकता था कि वो सोने के लिए नहीं बना। ये देखते ही धृति के मन में अजीब सी फीलिंग आ गई। उसने अक्षराज को देखा था और उसे कहीं से भी नहीं लगता कि वो छोटे से सोफे में अच्छे से फिक्स हो पाया होगा। पता नहीं कल रात उसे नींद भी आई होगी कि नहीं, लेकिन फिर भी अक्षराज पहले उठ गया और पता नहीं कहाँ चला गया। और वो अब तक सो रही थी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर गई और समय देखते ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्या 8 बज गए? मुझे इतनी देर कैसे हो गई? सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे नीचे, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, क्या पता सब मुझसे गुस्सा भी हो जाए। धृति अपनी बकवास बंद कर और जाकर फ्रेश हो, ये कहते हुए उसने अपनी नई साड़ी बैग से निकाली और फ्रेश होने चली गई। गुना गुना गुना। नीचे हॉल में मालती जी सुबह की चाय की चुस्की ले रही थी। तभी उनकी नज़र बाहर की तरफ से आ रहे अक्षराज पर गई, जिसके हाथों में गन थी। हमको लगा तुम बहुरिया के साथ बैग पर खेल रहे होगे, लेकिन तुम तो गन लेकर खेल रहे हो, मालती जी ने चाय की कप को टेबल पर रखते हुए कहा। दादी, आप सुबह सुबह शुरू हो गई, कल ही शादी हुई है। अक्षराज आगे की बात कहते कहते रुक गया। जैसे ही उसकी नज़र मालती जी के चेहरे पर आई, मुस्कुराहट पर गई। वो समझ गया कि उसने अभी क्या बोल दिया है अपनी दादी के सामने। अब वो उस चीज़ को लेकर बैठ जाएगी। अच्छा, तो एक ही रात में ये हाल है अक्षराज ठाकुर के, तो आगे क्या होगा? मालती जी ने हंसते हुए कहा। अक्षराज समझ चुका था कि अब वो यहाँ नहीं बैठ सकता। उसने एक नज़र हॉल में अपने नजरें घुमाए और कहा, हम हाथ धोकर आते हैं दादी। इतना कह वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर यहाँ और बैठा तो दादी अभी उसके बच्चों के नाम तक सोच लेगी। लेकिन वो अभी भी पीछे से अपनी दादी की आवाज़ सुन सकता था। हाँ जाओ बेटा, अब तुम्हारा दिल तुम्हारे कमरे में ही जाने का करेगा। वैसे ये हमारे लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा तुम कमरे में रहोगे, उतनी ही जल्दी हमें खुशखबरी मिलेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मालती जी की आखिरी लाइन सुन अक्षराज के कान लाल हो गए। उसे अपना चेहरा जलता हुआ फील होने लगा। क्या सच में अक्षराज ठाकुर शर्मा रहे थे? गुना गुना गुना। अक्षराज ने अपने कमरे का गेट खोला और अंदर आया। अभी वो कमरा लॉक करके अपने कदम आगे ही बढ़ाता कि उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। वो पूरा का पूरा फ्रीज हो गया। उसकी नज़र सामने आईने के सामने खड़ी धृति पर जम चुकी थी। रेड कलर की बनारसी साड़ी जिसमें गोल्डन जरी का वर्क था, साथ ही गले में मंगलसूत्र के साथ गोल्ड की नेकलेस, हाथों में सोने के कंगन के साथ लाल लाल चूड़ियां और माथे के बीच उसके नाम का सिंदूर। ये देख वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था।
उसकी सांसें मानो बीच में ही रुक गई थी और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो वो अभी बाहर आ जाएगा। ऐसे इमोशंस अक्षराज अपनी जिंदगी में पहली बार फील कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन जो भी था सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी के लिए था। वही धृति ने जैसे ही गेट खुलने की आवाज़ सुनी, उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा। अक्षराज, जिसने अभी तक एक सिंपल ब्लैक कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, उसे अंदर आता देख धृति चुपचाप अपने जगह पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था अब अक्षराज उसे इतने देर से उठने के लिए डांटेगा। लेकिन अक्षराज को कुछ न कहते देख धृति ने अपनी पलकें उठाए और अक्षराज को देखा, जो उसे लगभग घूरे जा रहा था। धृति ने अपने आप को एक नज़र देखा, कहीं ये साड़ी जो उसकी मम्मी ने हिदायत देकर पहले दिन पहनने को कहा था वो कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक लग रही है, उसने धीरे से कहा, सॉरी, हम कल से पक्का टाइम पर उठ जाएंगे। अक्षराज, जो अब तक धृति में खोया हुआ था, उसने जैसे ही उसकी बात सुनी वो समझ गया कि धृति क्या समझ रही है। उसने अपने आंखें कमरे की दूसरी तरफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है, हम तुमको ही बुलाने आए थे, तुम रेडी हो तो चलें। हाँ चलते हैं, हम रेडी हैं, धृति ने घबराकर अपने लोअर लिप्स को बाइट करते हुए कहा। अक्षराज ने एक पल को धृति को देखा जो अपने होठों को बाइट रही थी। उसने अपनी आंखें जल्दी से मोड़ते हुए कहा, वो पल्लू। अक्षराज के ये कहते ही धृति को एहसास हुआ कि उसने तो पल्लू ही नहीं लिया था, अगर वो ऐसे नीचे चली जाती तो क्या होता उसके साथ, क्योंकि ठाकुर खानदान अपने नियम और रीति रिवाजों के लिए काफ़ी कठोर है। उसने जल्दी से अपनी साड़ी की साइड को निकलते हुए एक सर पर रखा और कहा, थैंक यू, वो मेरा ध्यान नहीं था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा और कमरे का गेट खोल दिया। दोनों साथ हॉल की तरफ बढ़ गए। गुना गुना गुना, धृति ने मालती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मालती जी उसके सिर पर अपने हाथ रखते हुए अभी कुछ कहने वाली थी कि अक्षराज ने उन्हें घूरते हुए कुछ कहने की कोशिश की, जिसे मालती जी बखूबी समझ रही थी, वो भी आखिर उसकी दादी थी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये सुनते ही धृति के दोनों गाल लाल हो गए। वही अक्षराज ने अपनी आंखें मिचली, क्योंकि दोनों ही इस आशीर्वाद के बारे में बखूबी जानते थे। दादी दोनों के रिएक्शन को देखकर मुस्कुराए और आगे कहा, जाओ बहू, अपनी सास के साथ अपनी पहली रसोई बनाओ। धृति ने अपना सिर हिलाया और एक नौकरानी के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। दादी ने जानबूझकर धृति को भेजा था ताकि वह अक्षराज से बात कर सके। अब ऐसे घूर मत हमको, हमने बस उसे आशीर्वाद दिया। मालती जी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा और अक्षराज की तरफ देखा जो उन्हें ही देखे जा रहा था। अक्षराज ने अपने सर को ना में हिलाया और कहा, हम जाते हैं, हमको थोड़ा काम है इलेक्शन का। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, बहू की पहली रसोई है, मालती जी ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम मालती जी के सवाल पर अपने आप रुक गए। चिराग का कुछ पता चला? हमारा दिल घबरा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने 2 पल के लिए कुछ नहीं कहा और न ही उनकी तरफ से मुड़ा, और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, वो ठीक है, चिंता मत कीजिए, घर वालों का सपोर्ट है उसके पास। और इतना कहते ही वो बिना रुके ठाकुर हवेली से निकल गया। लेकिन मालती जी उनकी इतनी बात सुन समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता था। सीमा बहू, हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इस बीच तुमने उस बेचारी बच्ची की जिंदगी के साथ खेला है, मालती जी ने रसोई की तरफ देखते हुए कहा। गुना गुना गुना, बड़े ठाकुर, हवेली से बुलावा आया है, दादी आपको खाने पर बुला रही है, एक लड़के ने अक्षराज के पास आते हुए कहा। उसके हाथ में अक्षराज का फोन था और वो हाफ रहा था, मानो वो कितनी दूर से भाग कर आया हो। अक्षराज, जिसके हाथों की मुट्ठी में खून लगा हुआ था, वो उस केबिन से निकलकर बाहर चला गया। वो लड़का केबिन के सोफे पर एक आदमी को देख सकता था जिसके चेहरे से खून पानी की तरह बह रहा था। ये आदमी और कोई नहीं, ऑपोजिशन पार्टी का सीक्रेट जासूस था जो अक्षराज की जासूसी कर रहा था। वही अक्षराज ने अपने हाथ और मुंह को अच्छे से हैंडवॉश से साफ किया करते हुए उस लड़के से कहा, हम जा रहे हैं, तुम इसका ख्याल रखना। वो लड़का इतना सुन अपने सिर हाँ में हिलाया और ये देखते ही अक्षराज ने अपने फ़ोन को लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज से पहले बड़े ठाकुर को कभी ऐसे एक बार में ठाकुर हवेली खाने पर जाते नहीं देखा मैंने तो, एक दूसरे लड़के ने अक्षराज को देखते हुए कहा। अरे बड़े ठाकुर अब पहले वाले बड़े ठाकुर नहीं रहे, घर पर ठकुराई ना गई है, अब हवेली जाने के तो बहाने चाहिए अब बड़े ठाकुर को, अब एक और लड़के ने कहा। उसकी बात सुन वो पहले वाला लड़का दोनों को डांटते हुए कहता है, जान प्यारी नहीं है ना तुम दोनों को, तभी ऐसी बात कर रहे हो बड़े ठाकुर के बारे में दोनों।
ये सुन दोनों लड़के चुप हो गए। जारी है।